बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो इस यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हम जो सेक्शन ए है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है मोमेंटम, वो भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है। इस वजह से लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन या फ्रिक्शन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम जो है ना मोमेंटम तक प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी में हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फिलफोर पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं। सेक्शन ए का पहला सवाल जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द इनर्शिया। आपको आपके सवाल नंबर 1 का सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 2 है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो है वो मास है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 4 है law of conservation of momentum defines that total momentum of system of two bodies before and after collision remain constant। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, remains constant। क्वेश्चन नंबर 5 है weight of body can be measured through a spring balance, it differs from place to place because of variation in gravitational pull। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है वो बी है, ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है इट इज़ ईजियर टू पुल एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। कह रहा है कि अगर खाली कार्ट होगा तो उसको पुल करने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज द फील्ड का बहुत आसानी होगी बजाय जो फुल कार्ड के। बिकॉज द फील्ड कार्ड हैज़ मोर मास देन एम्प्टी वन, क्योंकि जो फील्ड होगा कार्ड उसका मास ज़्यादा होगा एम्प्टी वन से। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फोर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप मास। मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना वो डी है। इसको थोड़ा मैं मज़ीद आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप मास और फोर्स की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपके कार्ड का मास ज़्यादा होगा, इसका मकसद है कि आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कार्ड का मास कम होगा, एम्प्टी होगा, तो आपका फोर्स भी कम अप्लाई होगा। इसलिए इसकी रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इसलिए हम जो है ना इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो डी सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी है। उसके बाद आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना बॉडी को मूव करवाता है आउट ऑफ द सेंटर। तो ये राइट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? बी, अवे फ्रॉम द सेंटर। Friction opposes motion between two bodies in contact
बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है वो रफनेस ऑफ सरफेसेस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसा कि अभी पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा जो है ना फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। इट इज़ ग्रेटर देन काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो इसका मकसद है कि इसका राइट आंसर जो है ना वो 9 है, इसका डी जो है ना वो राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। A man pulls a crate of mass 25 kg across level ground with a horizontal force of 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton acts on the sledge. What is the acceleration of the sledge? तो यहाँ पे देखें ये दोनों फोर्सेस हैं, ये इन दोनों में जो मतलब कि फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस होता है। तो ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट की वजह से ही ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये 60 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। और ये देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट हैं, अब फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो हम जो है ना 60 न्यूटन में से 20 न्यूटन पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मकसद है 60 में से अगर 20 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करें तो 40 न्यूटन आ जाएगा, मतलब कि आपका फोर्स का न्यूटन 40 न्यूटन वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे मास ऑलरेडी आपका मिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए था F इज इक्वल टू ma। तो हमें पता है, यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आए हैं F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे फोर्स भी मिला हुआ है, यहाँ पे फोर्स भी मिला हुआ है और यहाँ पे मास भी हमें मिला हुआ है। तो हमें एक्सेलरेशन हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है मास से, तो अगर बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 4 से डिवाइड करेगा, मतलब कि यहाँ पे ए एक्सेलरेशन बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स डिवाइडेड बाय ए, अगर हमें ए फाइंड करनी है तो यहाँ पे मास आ जाएगा। तो इसका मकसद है फोर्स का 40 न्यूटन मिला हुआ है और यहाँ पे हम जो है ना मास भी हमें 25 kg मिला हुआ है। तो हम जो है ना 40 जो न्यूटन है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 25 kg से, kg5 से 25 kg से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मकसद है, इसका राइट आंसर जो है ना वो बी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, डी है। तो हम चलते हैं आगे। डिफाइन द मोमेंटम विथ SI यूनिट। हम जैसे ही पढ़ के आए हैं मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन इनटू सेकंड। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखें मास भी 6 kg मिला हुआ है, वेलोसिटी भी मिली हुई है। तो यहाँ पे हम मास जो है ना 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू जो है ना 150 आ जाएगा। 150 आपका मोमेंटम का वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द वेलोसिटी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकंड। यहाँ पे देखें ये थोड़ा सवाल जो है ना वो अधूरा है, ये कंप्लीट सवाल नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में दो चीज़ें ज़रूरी है कि आपको मिली हुई हो, मगर यहाँ पे एक ही चीज़ मिली हुई है, आपका मोमेंटम मिला हुआ है। तो आपको जो है ना वेलोसिटी भी नहीं मिली हुई है, उसका मास भी नहीं मिला हुआ है ना। तो हम मास कंसीडर करेंगे। सपोज करें यहाँ पे मास का वैल्यू हम 2 कंसीडर करते हैं, मतलब कि m 2 कंसीडर करते हैं, m इज़ इक्वल टू, हमें पता है मोमेंटम का वैल्यू जो है ना मास इनटू v है। तो मोमेंटम ऑलरेडी जो है ना हमारे पास 200 न्यूटन इनटू सेकंड है।
तो यहाँ पे 2 हम सपोज कर रहे हैं इनटू v कर रहे हैं। तो जैसे 2 इस मल्टीप्लाई कर रहा है वेलोसिटी के साथ इस तरफ जाएगा बराबर के, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 200 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मकसद है कि इसकी वेलोसिटी का जो वैल्यू आ गया, जो कह रहा है जो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या आ गया, 100 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। When free falling object moves towards the earth due to pull of earth on it, does earth also moves towards that object due to the reaction? No, earth does not move towards the object. इसका आंसर क्या है? No, earth does not move towards the object. यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो पोर्शन है वो प्रॉब्लम है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखें बॉडी है, उसका मास 10 kg है, वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से। फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड तक के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई है। फाइंड द मोमेंटम बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। तो यहाँ पे देखें वेलोसिटी 10 में से 2 मीटर पर सेकंड मतलब रिड्यूस हो गई है, मतलब कि वेलोसिटी v1 भी वही है, तो यहाँ पे v2 भी 2 मीटर पर सेकंड है। तो हम पढ़ के आए तो बिफोर कोलिजन जो होता है वो mv1 होता है और आफ्टर कोलिजन जो होता है वो mv2 होता है। यहाँ पे देखें मास वही है 10 kg है तो 10, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो भी 10 मीटर पर सेकंड। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, मतलब कि ये बिफोर कोलिजन जो वैल्यू आ गया वो 100 है और आफ्टर कोलिजन जो आ गया वो मास तो वही 10 ही रहेगा और इसकी वेलोसिटी 2 रहेगी, तो 20 आ गया। मतलब कि आफ्टर कोलिजन का आंसर जो है वो 20 आ गया, मतलब कि बिफोर का 100 और आफ्टर का 20। सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन फाइंड करें, तो बिफोर कोलिजन 100 आ गया और आफ्टर कोलिजन 20 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है वाई अ वायर फेंस डिजाइन इन द हेलमेट ऑफ द बैट्समैन। क्यों हम डिज़ाइन करते हैं वायर फेंस जो हेलमेट होती है उसके ऊपर? इसलिए कि इंजरी से बचे, जो बैट्समैन है वो उसकी हेड पे जो है ना इंजरी ना आ सके, इस वजह से हम जो है ना वायर फेंस उस पर डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पोर्शन है हाउ डज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इंजरीज। ये इंजरी से कैसे बचाता है? ये इस तरह बचाता है जैसे ही बैट्समैन या जो बॉलर होता है वो बॉल को जैसे ही फेंकता है तो फ़ौरन जो है ना बैट्समैन उसको या तो हिट करता है या अगर हिट ना भी करे तो डायरेक्टली उसके या तो मुंह में लगेगा या तो उसके हेड पे लगेगा, और बजाय के हेड पे कोई इंजरी प्रोड्यूस की जाए ड्यू टू फॉलिंग ऑफ द बॉल, तो इससे बचने के लिए हम हेलमेट यूज़ करते हैं और हेलमेट के ऊपर वायर फेंस यूज़ करते हैं ताकि कोई भी बॉल आ जाए अगर वो हिट भी ना हो सके तो कम से कम वो हिट जो हेड पे ना करे, मुंह पे ना करे, ताकि हमारी जो है ना हेड पे या फेस पे जो है ना वो इंजरी क्रिएट ना कर सके। इस वजह से ये जो है ना वायर फेंस प्रिवेंट करती है फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द इंजरीज। उम्मीद कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना ओवरऑल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।